बच्चों, आज कक्षा 12वीं पूरक पाठ्यपुस्तक में संकलित जूझ आत्मकथ्यात्मक उपन्यास के बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, जूझ का अर्थ होता है जूझना, संघर्ष करना, जीवन संघर्ष की कहानी। यह लेखक आनंद रतन यादव द्वारा लिखित झाबी उपन्यास से ली गई है। ये डॉक्टर आनंद रतन यादव मराठी के बहुचर्चित उपन्यास झाबी है, उसी का यहाँ पर सूक्ष्म रूपांतरण किया गया है। डॉक्टर आनंद रतन यादव का जन्म 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ और इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव है। आनंद यादव पिताजी का नाम रतन था। संस्कृत साहित्य और मराठी से इन्होंने स्नातकोत्तर में डिग्री प्राप्त की। बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विषय के विभागाध्यक्ष रहे और लगभग आज तक 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और यह उनका समालोचनात्मक उपन्यास है। इन्होंने समालोचनात्मक उपन्यास, कविता, उपन्यास, कहानियाँ आदि विधाओं पर इन्होंने लेखनी चलाई। इनके नटरंग बहुत ही चर्चित रहे हैं और जूझ उपन्यास इस जूझ उपन्यास पर 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों, बहुचर्चित आत्मकथ्यात्मक उपन्यास झाबी का रूपांतरण है, जिसमें एक किशोर मन में या किशोर के देखे गए, भोगे गए गंवई गांव के जीवन यथार्थ और उसके त्याग और जीवन संघर्ष की कहानी है, उसके विश्वास की गाथा है। इस आत्मकथ्यात्मक उपन्यास में लेखक ने मर्म स्पर्शी चित्रण किया है। अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज के लड़ते जूझते किसानों और मजदूरों की संघर्ष की अनूठी झांकी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। इस उपन्यास में लेखक ने बताया, यानी लेखक ने आत्मकथात्मक उपन्यास है तो लेखक ने अपने को ही केंद्र बिंदु बनाकर उन्होंने लिखा। लेखक बताते हैं कि लेखक के पिता उसे पाठशाला जाने पर रोक दिया और खेती बाड़ी के काम पर लगा दिया गया। उसका मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, परंतु पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पिताजी ऐसा कहने पर उन्हें पिटाई का डर था। विश्वास यह था कि अगर खेती बाड़ी में लगा रह गया तो कुछ हासिल नहीं होगा, ऐसा लेखक का विश्वास था। अतः उनके मन में रह रहकर पढ़ने की टीस या हुक निकलती थी और इसी के कारण लेखक एक दिन जब वक्त मिला, माँ कंडे बना रही थी, लेखक पानी दे रहा था, तो धीरे से लेखक ने अपने पढ़ाई के जिक्र कर देता है, पढ़ाई की बात छेड़ता है। लेखक यहाँ पर उसके मन में विचार आता है, पढ़ने के बाद नौकरी लगने पर कुछ पैसे आएंगे और यहाँ पर तो यहाँ ऐसा है कि उन लेखक को लगता है कि इस तरह खेती बाड़ी करते रहने पर कुछ हासिल नहीं होगा। दिवाली के बाद ईख पेरने के लिए कोल्हू चलाया जाता है और उसके पिता सबसे पहले ईख पेरने और गुड़ बनाने का काम शुरू कर देते हैं और उनका काम यह बेचना होता है ताकि अधिक से अधिक पैसे की मिल सकें। हालांकि ईख कटने और काटने पर उसमें रस कम निकलता है, फिर भी इस वर्ष लेखक के पिता ने भी जल्दी कार्य फिर से शुरू कर दिया और जल्दी काम से निपट गए। एक दिन जैसा हमने बताया, माँ कंडे बना रही थी और लेखक पानी बाल्टी में भर भर कर दे रहा था और ऐसा मौका देखकर लेखक ने पढ़ाई की बात करता है। माँ बड़ी लाचारी से प्रकट करते हुए कहती है कि तेरी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर वह बहेला सुअर जैसे गुर्राता है। लेखक ने सुझाव दिया कि वह दत्ताजी राव सरकार से उनकी पढ़ाई के बारे में बात करें
और माँ तैयार हो गई और वह बच्चे की तड़प को समझती थी, इसलिए रात को लेखक के पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए दत्ताजी राव देसाई सरकार के पास गई। उनसे सारी बात बताई और यह भी बताया कि लेखक का पिता यानी दादा सारे दिन बाजार में घूमता रहता है तथा रखमाबाई के पास पूरा समय गुजार देता है, वह खेती बाड़ी नहीं करता। बच्चे को पढ़ाई इसलिए बंद करा दी कि ताकि वह आज़ादी से पूरा गांव में घूम सके। यह बात सुनकर देसाई सरकार चिढ़ गए और चलते चलते लेखक से कहा कि अब तू कक्षा में पढ़ने लग, 2 महीने में 5वीं पास कर लेगा और इस तरह 1 साल उसका बच जाएगा। इससे पहले लेखक कहते हैं कि मेरा 1 साल खराब हो चुका था। राव साहब ने लेखक से कहा कि घर जब दादा आ जाएं तो मेरे पास भेज देना, घड़ी भर बाद तुरंत तुम आ जाना। माँ बेटा ने राव साहब को सचेत किया कि उनके आने के बारे में वे ना बताएं। राव साहब ने उन्हें निर्भय होकर जाने को कहा। रात को दादा जब घर पर आया तो आते ही माँ ने कहा वह साग भाजी देने के लिए देसाई सरकार के पास गई थी। तो उन्होंने पूछा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेजना। यह सुनकर दादा सम्मान की बात मानकर समझकर तुरंत चला गया और आधे घंटे बाद लेखक उन्हें खाने पर बुलाने गया। राव साहब ने लेखक से पूछा कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे? तो लेखक ने बताया वह 5वीं में था, अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि दादा ने मना कर दिया है और उन्होंने खेती में पानी डालने के लिए लगा दिया है। वह 5वीं में था, अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि दादा ने मना कर दिया। इस तरह राव साहब ने पूछा और इस तरह से पानी डालने के लिए आदमी चाहिए। राव साहब ने जब दादाजी से पूछा तो लेखक की बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया। देसाई सरकार ने दादाजी को खूब फटकार लगाई और कहा तू खेती बाड़ी में नहीं ध्यान लगाता है और बीवी बच्चों से को खेत में जोत कर खुले सांड की तरह घूमता है, अपनी मस्ती के लिए लड़के का जीवन बलि चढ़ा रहा है। उसने कहा कि तू सवेरे पाठशाला जा। उन्होंने कहा कि तू सवेरे पाठशाला जा और पढ़, यदि मना करे तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। इस तरह से लेखक देसाई सरकार के पास ऐसी बातें हुई। लेखक के पिता उस पर गलत आदतों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कंडे बेच लेता है, चारा बेच लेता है, सिनेमा देखता है, जुआ खेलता है, तमाम प्रकार के खेती बाड़ी में ध्यान नहीं लगाता। लेखक ने अपने उत्तर से उन्हें संतुष्ट कर दिया और देसाई सरकार ने पूछा कि कभी नापास हुआ है क्या? लेखक ने मना करने पर बताया कि पाठशाला ना जाने के आदेश पर लेखक के मना करने पर पाठशाला ना जाने के आदेश पर लेखक को पाठशाला के लिए भेजा गया। बाद में उसने रत्नप्पा को समझाया और दादा ने भी पाठशाला जाने की हामी भर दी। घर आकर दादा ने लेखक से यह वचन लिया कि दिन निकलते ही सुबह पाठशाला जाना है और पाठशाला से सीधे खेत में आना है और घर में बस्ता रखकर सीधे खेत में आने के पश्चात ढोर चराना है, खेतों में पानी देना है और कभी ज़्यादा काम हुआ तो गैर हाजिर रहना होगा। लेखक ने सारी बातें स्वीकार कर ली। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा के 2 लड़के को छोड़कर बाकी सारे लड़के लेखक के लिए नए थे। बाहरी अपरिचित जैसे एक बेंच पर बैठा और एक सिरे के कोने पर जा बैठने पर पुरानी किताबों को लेकर वह थैले में लाया था। कक्षा के शरारती लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया, गमछा छीनकर मास्टर जी की मेज पर रख दिया और फिर उसे सिर में लपेटकर मास्टर जी की नकल उतारनी चाहिए। तभी मास्टर जी आ गए। लेखक ने उन्हें सब कुछ बता दिया। बीच की छुट्टी में लड़कों ने फिर उनकी धोती खोलने की कोशिश की परंतु असफल रहे। वे इस तरह से परेशान करते रहे और उनका मन पढ़ाई से उदास हो गया। उन्होंने उदास हो जाने के बाद सुबह उसके मन में नई बातें आई और पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाने के लिए तत्पर हो गया। उन्होंने माँ से कहकर नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी, मैलखाऊ चड्डी बनवा ली
और धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ा। मंत्री नामक मास्टर आए। वे छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। जो लड़के ऊधम मस्ती करते थे पीठ में घूंसा या धौंस जमा देते थे। शरारती लड़के बहुत डरते थे। वे गणित पढ़ाया करते थे। इस कक्षा में बसंत पाटिल नाम का कमजोर शरीर वाला होशियार लड़का था। वह शांत स्वभाव का था, हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। लेखक भी उसी तरह पढ़ने लगा और वह भी अपने किताबों कापियों को उसी तरह व्यवस्थित करने लगा। इस तरह से लेखक गणित में होशियार हो गया और दोनों की दोस्ती हो गई। मास्टर लेखक को आनंदा कह के पुकारने लगे और इस प्रकार से लेखक का मन पाठशाला में लग गया। मास्टर सौदेलकर मराठी पढ़ाते थे। वे पढ़ाते समय रस्म जाते थे। उनका सुरीला कंठ, रस, छंद, अलंकारों के रसिक थे और कविता लिखा करते थे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थी। कविता में ऐसे डूब जाते थे और अभिनय करके भावबोध करा दिया करते थे। वे स्वयं कविता लिखते थे और लेखक उनसे बड़े प्रभावित हुए। खेत में पानी लगाते समय, ढोर चराते समय मास्टर के अनुसार लेखक कविता गाता और उसी तरह अभिनय भी किया करता। उसी समय उन्हें अनुभव हुआ कि वे भी कविता लिख सकते हैं या पढ़ी जा सकती है। लेखक ने महसूस किया कि अनेक काम करते हुए अकेलापन जो खटकता था अब उनका समाप्त हो गया। एकांत उन्हें अच्छा लगने लगा। एकांत के कारण वे ऊंची स्वर में कविता गा सकते थे, नृत्य कर सकते थे और कविता के गाने की पद्धति को स्वयं अपने से विकसित की। वह अभिनय करके गाने लगा और चेहरे पर कवित्व भाव आने लगे। मास्टर को लेखक का गायन अच्छा लगा और 6वीं 7वीं कक्षा में ले जाकर मास्टर साहब ने लेखक के गायन करवाया, काव्य वाचन करवाया। इस प्रकार से पाठशाला के एक समारोह में भी लेखक से काव्य पाठ कराया गया। मास्टर स्वयं कविता रचा करते थे। उन्हें मराठी के कवियों और काव्य संग्रह उनके पास थे। कभी कभी कवियों से मिलने के संस्मरण सुनाया करते थे। लेखक को पहले लगा करता था कि कवि लोग बहुत बड़े आदमी होते हैं और अब उन्हें लगने लगे कि कवि सौदेलकर स्वयं कवि थे। इसके कारण उन्होंने विश्वास हो गया कि कवि भी उन्हीं की तरह हाड़ मांस की तरह व्यक्ति होते हैं। मास्टर सौदेलकर ने अपने घर में फैली हुई लता मंजरी पर काव्य लेख लिखकर, कविता लिखकर लेखक के सामने जब उपस्थित कर दी, लेखक के सामने लिखा, तो यह बात लेखक को उत्साहित की और लेखक के मन में विचार आया कि मैं भी काव्य रचना कर सकता हूँ। जब मालती लता पर कविता देखी, लेखक ने कविता देखी, तो उन्हें लगा कि आसपास के गांव, खेत, खलिहान आदि पर वह कविता बना सकते हैं। भैंस चराते हुए, फसलों को काटते हुए, जंगली फूलों को पर आदि पर वे तुकबंदी करने लगे। लेखक गुनगुनाते थे और जो कुछ भी लिखा करते थे वे मास्टर साहब को दिखाया करते थे। लेखक अपने साथ अब कागज और पेंसिल साथ में रखने लगे। उनके ना होने पर लकड़ी के टुकड़े से कभी भैंस के शरीर पर और कभी धरती पर वे कविता लिखने लगे, रेखाएं लिखने लगे, रेखाएं खींचने लगे और इस तरह से जब उसे कंठस्थ कर लेते तो मिटा दिया करते थे। वह अपनी कविता मास्टर साहब को दिखाते। कभी कभी रात में कोई मास्टर साहब के घर जाकर कविता दिखाया करते। वे अपनी कविता के शास्त्र के बारे में समझाते और वे रस, छंद, अलंकार, शुद्ध, लय, तान आदि मास्टर साहब लेखक को बताया करते। वे उन्हें पुस्तकें और काव्य संग्रह भी देते। लेखक को उन्होंने अनेक ढर्रे में सिखाए। इस प्रकार लेखक को मास्टर साहब की निकटता मिलती गई और लेखक की मराठी भाषा में सुधार आता चला गया और लेखक को महत्व समझ में आने लगा कि शब्दों का महत्व क्या होता है, किस तरह कविता लिखी जाती है, रस, छंद, अलंकार किस प्रकार तुकबंदी की जाती है, उसके ज्ञान लेखक को प्राप्त होने लगा। इसकी मर्मज्ञता प्राप्त हुई और इस प्रकार से जूझ कहानी का सारांश आपके पाठ्यवस्तु में इस प्रकार है। जूझ का मूल केंद्रीय भाव है जूझना, जीवन संघर्ष की आत्मकथात्मक कहानी।
जो लेखक आनंद रतन यादव के द्वारा लिखी गई। यह झाबी उपन्यास जो है मराठी में, उस झाबी उपन्यास से लिया गया परिच्छेद है। धन्यवाद। आज की पाठ्यवस्तु यहीं समाप्त करते हैं।